अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपका? आप अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए जी आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें लेक्चर नंबर 3 है आपके पास। कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने दो किस्म के पॉइंट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। एक आपके पास है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये जो आपके पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम बेसिकली डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को फिक्स कर देते हैं। फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पोजीशन, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 64.4647 है तो इसमें आपने पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं उनको फिक्स कर दिए। जैसे इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास टोटल 4 है आफ्टर डेसिमल पोजीशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इनको हम ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर आता है इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। इसमें अनदर टाइप की जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी डेली लाइफ में तो हमारे लिए हेल्पफुल है, बेटर है, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट। मीन अगर आप कंप्यूटर में कोई काम करें तो उस वक्त आप फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज़ करते, आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का आपको फायदा क्या होता है? दिस गिव यू द मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी। मीन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन उसमें आप अगर आप डाटा को डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर का डाटा अगर आप स्टोर करना, ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल डाटा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट के केस में ये पॉसिबल होता है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सर हम कितने डेसिमल डिजिट्स तक जाते हैं सर? जिस तरह फॉर एग्जांपल 1/3 हो गया सर, उसको कितना तक हम लेंगे? किसमें सर मतलब अभी आपने कहा ना फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, तो सर हम जी कितने आफ्टर मतलब कितने पॉइंट्स के हम लेते हैं, डेसिमल पॉइंट तक लेते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है उस डाटा की नेचर कैसे है। ठीक है, अगर आपको कहा गया कि फॉर एग्जांपल सम टाइम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं यू हैव टू कंसीडर द डाटा फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट 5 डिजिट्स कंसीडर करने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो आप अपने डाटा को किस हद तक एनालाइज करना चाहते हैं, किस हद तक उसको मैच करवाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 डिफरेंट डाटास गिवन है, आप उन दोनों डिफरेंट डाटास को आपस में मैच करना चाहते हैं। आप ये फॉर एग्जांपल ए की कोई प्रॉब्लम है उसको किसी ने एक और मेथड से सॉल्व किया, किसी ने किसी और मेथड से सॉल्व किया है। अब आप दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप पहले से डिसाइड करते हैं, मीन प्री आप अपने माइंड में प्री स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख लेते हैं कि मैंने जो दोनों प्रॉब्लम्स के डाटा को कंपेयर करना है वो डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स तक कंपेयर करना है। उसके बाद डिजिट्स में अगर वो फ्लक्चुएशन आ रही है, कुछ आ रही है तो उसको आप बॉदर नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर तक की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। राइट सर। अच्छा, इसके बाद जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है दिस गिव्स यू द मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टोर द नंबर्स, और ये बेसिकली हमारे पास लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स के अंदर ये यूज होती है। जैसे अगर आप लोग आई थिंक उससे मैटलैब से शायद मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपको टू स्टोर द नंबर्स। जैसे आप लोगों ने C++ यूज किए, राइट? आप लोगों ने C++ यूज किया ना सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज के तौर पे। यस सर। तो उसमें आप लोगों ने एक, शायद अब मुझे याद नहीं है कि C++ में फॉर्मेट का वर्ड यूज किया जाता है या नहीं किया जाता। फ्लोट यूज होता है। हाँ, फ्लोट सर यूज होता है। फ्लोट का वर्ड यूज करते हैं। तो फ्लोट आपके पास बेसिकली उस नंबर की, जो नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस तरह से आप उस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसी तरह से वो आपके पास डाटा आता है। बेसिकली मैंने फोर्ट्रान जब यूज़ किया, फोर्ट्रान इसमें
अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, तो उसमें एक टर्म यूज की जाती है फॉर्मेट। फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को कितने फॉर्मेट में लिखना है और डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। मीन आप प्री स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस अपने प्रोग्राम को देते हैं कि आपको इतने डिजिट्स तक का डाटा चाहिए, ठीक है। सम टाइम हम उसको ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैटलैब क्योंकि ज़्यादा यूज़ की, तो मैटलैब का मैं आपको बताऊं कि उसमें प्री स्पेसिफाइड है। अगर आपके पास मीन फॉर एग्जांपल जस्ट 1 मिनट, अगर आप मैटलैब को अगर आप यूज़ करें, मैटलैब में जैसे पाई एक नंबर है, पाई जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास सम टाइम हम इसको 22/7 और 3.142 ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर मैटलैब जो उसके अंदर जो ऑर्डिनरी मैटलैब जिसमें ऑलरेडी प्री फिक्स अगर कोई आपके पास नंबर हो, जैसे अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें, मैं आपको एक स्क्रीन शो करवाता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। अब आपको नजर आ रही मैटलैब, नजर आ रही मैटलैब की कमांड विंडो मैटलैब। अच्छा ये देखिए मैंने पाई जब एंटर किया तो उसने वैल्यूज की 3.1416 दे दी, ठीक है। ये इसमें प्री स्पेसिफाइड डिजिट्स हैं जो उसके आगे से, मीन इसका पहले से क्राइटेरिया सेट है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक का वो आंसर मैटलैब देगी। लेकिन अगर मैं इसमें ये पहले कमांड टाइप कर दूं फॉर्मेट लॉन्ग, और अब मैं अगर पाई की वैल्यू पुट करूं तो देखिए वो उसने ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, मीन अब यहाँ पर सिर्फ उसने राउंड ऑफ कर दिया था 3.1416 राउंड ऑफ करके बाकी डिजिट्स को उसने इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब मैंने फॉर्मेट लॉन्ग का ऑप्शन यूज़ किया तो मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स उसके बाद शो हो रहे हैं। तो ये फॉर्मेट आपके पास कैसे आता है, ये कैसे कंप्यूटर इसको छोटा बड़ा करता है, ये हम जब कोई नंबर स्टोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर तो उसमें ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। तो ये समझ आ गया, इसमें ये ऐसे होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा इसमें सर अब देखिए, जी जी सर इस कोर्स में मैटलैब यूज करेंगे हम? मेरा ख्याल है कि करनी चाहिए क्योंकि मैटलैब काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके पास न्यूमेरिकल को यूज़ करने में। अब मुझे अब कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको न्यूमेरिकल्स में मैटलैब इसके लिए यूज़ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। सर लेक्चर रिकॉर्डेड पे लगा दिया? जी जी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। अच्छा इसमें देखें नेक्स्ट आप एक मिनट आपको व्हाइट बोर्ड शो करवाता हूँ, यहाँ पे इसमें शो नहीं हो रहा अभी। जी आप लोगों को शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। नहीं सर नहीं हो रही। अब शो हो रही है आपको? अब तो स्क्रीन मैंने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर की है जी। यस सर अब हो रही है। अच्छा तो इसमें देख लें ये आपके पास बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमारे पास दो किस्म के सिस्टम्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे, जिसमें से एक आपके पास है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आप जब भी नंबर स्टोर करेंगे वो सारे के सारे बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होते हैं। वो कंप्यूटर का इटसेल्फ एक प्री स्पेसिफाइड सेट उसका प्रोटोकॉल है जिसके तहत वो नंबर सेट करता है। तो इसमें आप देखिए अगर आपके पास पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर रोज़मर्रा लाइफ में, डेसिमल नंबर सिस्टम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम डेसिमल नंबर सिस्टम जब यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारे पास कोई भी अगर रियल नंबर x है
उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस माइनस 0.D1 D2 D3 एंड अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर e। ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन। इसकी स्पेसिफिक आपके पास बात ये कि ये जो डी आई है, आई इज इक्वल टू 1 2 3, दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। ये आपके पास डिजिट्स हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होती हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ digits from 0 to 9। 0 to 9 के दरमियान जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है उनको हम कंसीडर करते हैं। इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन में याद रखें कि ये जो आपके पास फर्स्ट D1 है, दिस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो दिस डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं। और इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन में D1 is always not equal to 0. E stands for the exponent. Exponent आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, it depends on the number। और नेक्स्ट आपके पास 0.D1 D2 D3 up to so on, this is called Mantissa। ये आपके पास Mantissa कहलाता है, ठीक। And remember that Mantissa is always between Mantissa is always between 1 by 10 is less than or equal to m is less than 1। Mantissa की रेंज आपके पास ये होगी इस केस में। Mantissa आपके पास 1 से ग्रेटर नहीं होगा और 0.1 के इक्वल या 0.1 से ग्रेटर होगा। तो आपको आप में से कोई इसकी रीजन बता सकते हैं कि हमने Mantissa को इसी रेंज में क्यों सिलेक्ट किया है? जी, Mantissa को हमने क्यों सिलेक्ट किया इसको इस फॉर्म में? सर ये रेंज इटसेल्फ सर समझ नहीं है। ये सर 0.1 से 1 के दरमियान सर हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं सर। जी, Mantissa 0 से 0.1 से लेके 1 के दरमियान होगा, लेस देन 1 होगा। क्योंकि आपने कहा है कि D1 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसकी रेंज ये है। D1 एक तो बात ये कि D1 0 नहीं होगा और इसकी वैल्यू आपके पास लेस देन 1 इसलिए होगी कि कोई भी नंबर 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है वो नंबर हमेशा आपके पास Mantissa, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0.D1 D2 D3 हमने लिखा, जितने भी डिजिट्स हो जाए। अब डिजिट्स इसमें बेशक आप जितने मर्जी डाल दें, लेकिन ये डिजिट्स कभी भी 0 पॉइंट समथिंग 1 से तो ग्रेटर नहीं हो सकता ना, इसलिए ये तो हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। ये जो 1 by 10 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस कंडीशन के इम्पोज करने की वजह से ये हमने कहा कि D1 इज नॉट इक्वल टू 0 और हमने कहा कि ये जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है 0 से लेके ऑनवर्ड 9 तक। अब 0 के बाद जो आपके पास इमीडिएटली जो फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास नंबर बन सकता है वो 0.1 हो सकता है, 1 by 10 0.1, राइट। तो इस वजह से सर लेकिन हम 0.0 भी तो देखते हैं ना, लेकिन उसमें 0.01 में D1 तो आपके पास D1 इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है ना बच्चे। 0 इज नॉट 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर आप फॉर एग्जांपल 0.01 अगर ये लिख दिया आपने 0.01 तो ये अब आपके पास ये D1 है, ये D2 है, तो D1 की कंडीशन क्या है? D1 मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, am I right? यस सर। ठीक है, अच्छा ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास अनदर टाइप सिस्टम था वो आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, अच्छा इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम आपके पास क्या होता है कि इस केस में आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में आप अपने कंप्यूटर और डेस्कटॉप में जितना भी सिस्टम यूज करते हैं वो सारा का सारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर आपके पास कोई एक्स नंबर, अगर आपने इसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो आपके पास x इज इक्वल टू
0.B1 B2 B3 अप टू सो, और इसमें सॉरी ये प्लस माइनस भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, प्लस माइनस 0.B1 B2 B3 मीन हम बिट्स का वर्ड यूज करते हैं इसलिए मैंने इसको B1 B2 B3 लिखा, अप टू सो ऑन पावर E। आपको पता है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर लगता है आपका नेट कोई बहुत ही खराब है। क्यों आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर आपकी स्क्रीन में मतलब आपके बोलने में और लिखने में बहुत ज्यादा लैग आ रहा है सर, अब तो आवाज भी आना बंद हो गई है। यार ये पीटी सेल की करामात है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर ओके, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। शायद अब ये इसको आप पहले इसी तरफ देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्लो इसको आपको बता देता हूँ। आपको आवाज आ रही? Yes, sir. जी, ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम आपके पास पॉजिटिव नंबर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें हम बिट्स का वर्ड यूज करते हैं, और ये जो बिट है ये आपके पास दो ही वैल्यूज ले सकता है, या तो कोई बिट आइदर 0 होगा और आपके पास 1 होगा, 0 और 1 इन दोनों में से और कोई इसके बाद इसमें और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें देखिए कि आपके पास सिमिलरली आपने जो कंडीशन अपर डिजिट पे अप्लाई की थी, D1 इज नॉट इक्वल टू 0, सेम हम यहाँ पे B1 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपके पास B1 जो है वो इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक बिट की वैल्यू आइदर 0 होगी या 1 होगी। ठीक, जब वो अगर फर्स्ट बिट 0 नहीं है तो इसका मतलब है वो 1 होगा, ठीक है। और इसमें मेंटीसा जो है वो आपके पास मेंटीसा सिमिलर 0.B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास इसका मेंटीसा है। E इज द एक्सपोनेंट, ये आपके पास सिमिलर एक्सपोनेंट है, और मेंटीसा की रेंज की केस में 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू m इज लेस देन 1। मेंटीसा आपके पास समथिंग लाइक दिस होगा। सर वो जो ऊपर आपने मुझे एग्जांपल दी थी 0.01 वाली, जी सर वहाँ पे D1 0 ही तो है ना? मैंने कहा था कि हम D1 को 0 नहीं ले सकते ना। सर उसके फिर हम एक्सपोनेंट सेट कर लेंगे। एक्सपोनेंट आप शिफ्ट करेंगे तो उससे फिर आपके पास वो नंबर वो तो नहीं रहेगा ना, जो नंबर आपके पास ऑलरेडी जिसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो सर मैं कह रहा हूँ कि 0.01 है तो उसका एक्सपोनेंट अगर हम सेट कर लें तो हमारे पास D1 फिर दोबारा 1 ही आ जाएगा सर, 0 नहीं आएगा फिर वो। जी 0 नहीं आएगा ऑब्वियसली, आप उसका अगर एक्सपोनेंट, तो आपके पास वो नंबर भी तो चेंज हो जाएगा ना जब आप एक्सपोनेंट सेट करेंगे। एक्सपोनेंट या तो रिड्यूस होगा या इंक्रीज कर जाएगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ना, तो नंबर वो तो नहीं रहेगा जो आपके पास ओरिजिनल नंबर होगा।
ऐसा नहीं है क्या? सर मतलब अगर 0.1 इंटू 10⁻⁻⁻1 कर देते हैं सर, तो ये वही वाला नंबर नहीं है जो पुराना नंबर है 0.01? वो पुराना नंबर 0.01 है, लेकिन अब आपके पास डिजिट की शेप तो चेंज हो गई है ना, यस सर, एक्सपोनेंट आप आ गया ना। ठीक है, मैं वो तो नहीं कह रहा कि आपके पास वो नंबर बिल्कुल एक न्यू नंबर चला गया, लेकिन एक्सपोनेंट की शेप चेंज हो गई है ना आपके पास। एक्सपोनेंट चेंज हो गया तो आपके पास वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 0.01 करके करेंगे तो वो उसको आप फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में उसको कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जो कंडीशन है d1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये स्पेसिफिक है। इसको सम कुछ बुक्स में इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहा गया जस्ट, और इसको ये कंडीशन अगर इम्पोज कर दी जाए ना, d1 इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में ये, और जीरो से पहले पॉइंट से पहले आपके पास कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, तो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम जो साइंटिफिक नोटेशन में जो है उसको नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इसको हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बेसिकली डिफरेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपके पास इसकी रेंज ये होगी। इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपको कहा जाए तो उस केस में फॉर आप लोग कुछ एग्जांपल इसकी देख लें। जैसे एग्जांपल है, एक नंबर है, उसको आपने गिवन एक नंबर है, आपको गिवन अ नंबर 3490.75, इसको अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन या नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि इसके पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, और आपके पास 0.349075 टाइम्स 10 पावर 4 आपके पास आ जाएगा। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, राइट। 3490.75, ठीक है, जीरो इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आए। इसी तरह अगर आपके पास कोई अनदर नंबर अगर आपको गिवन हो, ये इसकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आपके पास 0.000359 है, तो इस केस में ये आपके पास इसकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन 0.359 टाइम्स 10 पावर -4 हो जाएगी। तो इस केस में देखें, ये सारा का सारा आपके पास मेंटिसा है, इस मेंटिसा, और ये आपके पास इसका एक्सपोनेंट है e, और यहाँ पे एक्सपोनेंट e, और ये इसका मेंटिसा है। तो इसमें नटशेल आपके पास ये है कि ये जो हम अगर x को लिखें, x को अगर हम दोनों सिस्टम्स में रिप्रेजेंट करें, प्लस माइनस 0.d1 d2 d3 अप टू सो ऑन 10 पावर e एक्सपोनेंशियल, और विथ d1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन इम्पोज कर दी जाए। या अगर हम x को बाइनरी लिखें, 0 प्लस माइनस 0.b1 b2 b3 टाइम्स 2 पावर e विथ कंडीशन b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज रेफर्ड एज नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं इसको। दिस टाइप इज रेफर्ड एज नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं और इसको नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। नॉर्मलाइज्ड, जी इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली क्वेश्चन कर लें। सर ये आप काइंडली वेरीफाई कर देंगे सर, ये 0.359 के साथ आपने सर 10⁻⁻, ये -4 लिखा हुआ है सर, ये के 4 है सर? -4 लिखा हुआ है, -4, राइट सर। -4 ही होगी ना, लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट है पॉइंट की। सर ये अभी आप 3490.75 सर इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सर अभी हम? जी जी सर तो वो तो 10⁻4 नहीं होना चाहिए था सर फिर वो? तो यार ये मैंने 10 की पावर 4 ही लिखे है ना, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है ना, और ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है 0.000359। राइट सर, राइट सर, दो डिफरेंट नंबर्स हैं। राइट सर। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखें
ये आपके लिए इसमें हेल्पफुल इस सेंस में होगी कि ये आगे जब हम कंप्यूटर में नंबर स्टोर करने के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें देखिए आपके पास हम ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं आपके सामने लिखता हूँ। आपने डिस्कस द पॉसिबल सेट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में, पॉसिबल सेट्स के बारे में बताना है। नंबर्स दैट कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ binary representation x is equal to 0 plus minus 0 point b1 b2 b3 ये मेंटिसा और मेंटिसा बेस 2 में है, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर प्लस माइनस k। और इसमें याद रखें कि आपको ये कंडीशन गिवन है वेयर bi एंड k यहाँ पे एक्सपोनेंट के तौर पे है। दीज आर बिलोंग्स टू द सेट 0 1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर देयर। इसका सोल्यूशन देखिए, टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपके पास कितने हैं इसमें? 4 3 4 4 सर। और है 4 बिट कैसे हैं सर? 0 पॉइंट मेंटिसा में 3 है, लेकिन बिट्स जस्ट b1 b2 b3 3 बिट्स है ना आपके पास। नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें आपके पास b1 b2 और b3 है। ठीक है, अब आप लोगों ने अब अगर आपको यहाँ पे बिट को अगर आप देखें तो एक बिट 2 वैल्यूज कंसीडर कर सकता है, आइदर वो 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। तो हर बिट की कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं? सर हर बिट की तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं सर, और ओवरऑल 6। ओवरऑल इसको देखते हैं, इसकी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर 0 1 0 1 0 1। इसके बाद जो आपके पास कुछ नहीं सर जी, इसके बाद आपके पास एक्सपोनेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक्सपोनेंट कितनी वैल्यूज ले सकता है? सर लेकिन b1 तो सिर्फ 1 ही हो सकता है ना? मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिर्फ यूज किया, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट की बात मैंने नहीं की, इसीलिए मैंने इसको कहा था कि आप इसको नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग याद रखें। जी, एक्सपोनेंट 10 वैल्यू ले है यहाँ पे 10। के की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, के आइदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है ना। ये क्लियर हुआ? नो सर, ये बात क्लियर नहीं है सर, के की किस तरह ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं सर? देखिए के के साथ प्लस माइनस का साइन है। क्यों सर? के क्या जी, के के साथ प्लस माइनस का साइन है। के आइदर वैल्यू 0 लेगा, वैल्यू आपके पास 1 लेगा। 0 के प्लस माइनस होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो 0 ही है। ठीक है, लेकिन जब हम के को 1 कंसीडर करेंगे तो एक दफा वो +1 बनेगा, दूसरी दफा वो -1 बनेगा। नो सर, मैं कह रहा था सर कि के की वैल्यू 0 1 सिर्फ क्यों हो सकती है सर? ये हमने कंसीडर की है, अच्छा, हमने राइट। पॉसिबल इस
इस सेट के लिए हमने कहा ना डिस्कस द पॉसिबल सेट, मैंने आपको कहा कि आप कंसीडर करें कि ये आपके पास ये है जीरो वाला, एक प्रॉब्लम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक्सपोनेंट ये है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक आप Right. लोगों को चीज समझानी है, उसके लिए मैंने के को ये कंसीडर किया है, ठीक है। ये Right. स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ये ना कंसीडर किया जस्ट। तो के की 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको इसको एक्सपेक्टेड काउंट करना हो कि मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी एक्सपेक्टेड काउंट, तो वो आपके पास इसकी पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय b2 की पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय b3 पॉसिबिलिटीज एंड मल्टीप्लाई बाय k पॉसिबिलिटीज, यही 3 पॉसिबिलिटी, 3 आपके पास चेंजिंग है ना इसमें, b1 b2 b3 और k की, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो टोटल आपके पास आ जाएंगी 24 कॉम्बिनेशंस। 24 कॉम्बिनेशंस आपके पास इसके पॉसिबल आ जाएंगे, ठीक है। ये नंबर आपको प्लस माइनस दोनों में गिवन है। फर्स्ट में हम कंसीडर करते हैं कि x जस्ट अ पॉजिटिव नंबर, कंसीडर x इज इक्वल टू प्लस 0.b1 b2 b3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर प्लस माइनस k। हम ये पॉसिबिलिटी जस्ट इसकी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। अब इसमें आप कंसीडर करें, आप एक दफा k को फिक्स कर दें 0 और 0 के लिए जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन b1 b2 b3 की लिख सकते हैं वो लिख लें। दूसरी दफा आप k को फिक्स कर लें इक्वल टू 1 और फिर नेक्स्ट टाइम आप k को फिक्स कर लें इक्वल टू -1। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ना। तो इस केस में आप देखिए, सबसे पहली जो आपके पास एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेंगे तो बाकी सिर्फ आप एक्सपोनेंट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला जो आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0 जिसमें पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम ये बना सकते हैं कि तीनों ही b1 भी 0 हो, b2 भी 0 हो और b3 भी 0 हो, मल्टीप्लाई बाय, अब एक्सपोनेंट तो फिक्स्ड है 2 की पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0.001 विद द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? आप लोगों को कॉम्बिनेशंस बनाने आते हैं ना? 0.010 0.010 with the base 2 multiply by 2 power 0। इससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सर 10 को 11 कर दे। इसको स्टेप वाइज चलते हैं। 0.011 दोनों बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। फिर नेक्स्ट आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0.100 विद द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। और फिर इससे नेक्स्ट आपके पास कॉम्बिनेशन बन सकता है 0.101 with the base 2 multiply by 2 power 0। और इसमें एक और कॉम्बिनेशन आपके पास 0.110 with the base 2 multiply by 2 power 0 and finally 0.111 with the base 2 multiply by 2 power 0। ये आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसके बन जाएंगे। ठीक है, ये आगे समझ आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उसके बनेगी। फॉर द फिक्स्ड एक्सपोनेंट k इज इक्वल टू 0, फॉर द फिक्स्ड एक्सपोनेंट k इज इक्वल टू 0 के लिए ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनेंगे। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? एक्सपेक्टेड काउंट में आपने क्यों मल्टीप्लाई किया है? एक्सपेक्टेड काउंट क्या है सर इसमें 3 क्यों मल्टीप्लाई किया है? 3 इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि ये पॉसिबिलिटी k की है एक्सपोनेंट की। 3 डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आप ले सकते हैं ना।
ठीक है। और B1, B2, B3 आप 2 डिफरेंट B1, B2, B3 ले सकते हैं। तो 2 की काउंट इसके साथ, फिर 2 का काउंट इसके साथ, 2 का काउंट और फिर 3 एक्सपोनेंट के लिए, एक्सपोनेंट के लिए कि एक्सपोनेंट की आउटकम पॉसिबिलिटी आपके पास। अब हम ये, क्योंकि हमारे पास एक बाइनरी नंबर लिखा गया है, तो इस बाइनरी नंबर को हमें शिफ्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो ये फर्स्ट तो 0 है, जीरो आपके पास आ सर आपकी वॉइस में लेग आ रही है। जी, अभी दोबारा आ गया, एक मिनट, दोबारा, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट में आपके पास क्या है कि यहाँ पे अब हमने 0.001 विद द बेस 2, इसको आपने डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से पॉइंट के बाद जब हम नंबर्स को बेस सिस्टम में लिखते हैं तो उसमें हमेशा माइनस में उसका एक्सपोनेंट लिया जाता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1। सर स्क्रीन पे सही शो नहीं हो रहा है, सर लेग स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है बीच में, अब दोबारा विजिबल होगी सर। अब भी विजिबल है? यस सर, अब विजिबल है। जी देखिए, जब हम डेसिमल पॉइंट के बाद से बेस सिस्टम में लिखना शुरू करते हैं तो आप एक्सपोनेंट को -1 से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर लेते जाते हैं। 0.0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/8 इसका रिजल्ट बन जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम 2 की पावर 0 मीन 1 है तो जस्ट आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, राइट? यस सर। इसमें नेक्स्ट जो आपके पास है, ये जो नंबर है, ये भी ऑलमोस्ट आपके पास सिमिलर आपको रिजल्ट देगा। इसको आप चेक कर लें। इसमें सिमिलर से मुराद ये कि आप इसी तरह से इसको लिखेंगे, सिर्फ थोड़ी सी उसमें चेंज हो जाएगी। 0.010 विद द बेस 2, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -2 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर -3, दैट विल बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये आपके पास 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से आप सारे नंबर्स को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट आउटकम 3/8 आएगी, फिर नेक्स्ट आपके पास 1/2 आ जाता है, फिर उससे नेक्स्ट आपके पास 5/8 आ जाता है, फिर आपके पास 3/4 आ जाता है और इसमें लास्टली आपके पास 7/8 आ जाता है। अब आपने नेक्स्ट जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने हैं, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखे हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर एक्सपोनेंट चेंज होगा, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट आपके पास, इसको हम 0.00 विद द बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 कर देंगे। अब एक्सपोनेंट आपके पास 1 आ गया। फिर नेक्स्ट में ये आपके पास 0.001 with the base 2 multiply by 2 power 1, ये आपके पास। फिर ये वाला कॉम्बिनेशन 0.010 with the base 2 multiply by 2 power 1, 0.011 with the base 2 multiply by 2 power 1, और सिमिलरली यहाँ पे 0.100
base 2 multiplied by 2 power 1. हेलो सर जी। जी, अब आपको स्क्रीन दोबारा विजिबल है? नो सर। स्क्रीन विजिबल नहीं? जी सर, आप विजिबल है सर। जी देखिए, इस कॉम्बिनेशन के तहत ही आपके पास 0.101 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 और यहाँ पे 0.110 2 पावर 1 and 0.111 with the base 1/4 1/2 3/4 फिर आपके पास 1 5 जी 1 5 ये आपके पास आ जाता है 1 5/4 फिर नेक्स्ट में 3/2 सर स्क्रीन में लेग आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन को क्या हुआ? स्क्रीन विजिबल नहीं? सर विजिबल है लेकिन लेग आ रहा है। सर आपका डेस्कटॉप नजर आ रहा है। एक मिनट। जी अब विजिबल आपको दोबारा से? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। नेक्स्ट में लास्ट में जब आपके पास एक्सपोनेंट k इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो उस केस में भी आपने सेम कॉम्बिनेशन यही यूज करने हैं कि आपके पास कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होंगे। 0.00 with the base 2 multiply by 2 power -1 equals to 0। फिर नेक्स्ट में 0.001 with the base 2 multiply by 2 power -1, this would be equal to 1/16। and next में आपके पास 0.010 with the base 2 multiply by 2 power -1, this will be 1/8। और यहाँ पर 0.011 with the base 2 multiply by 2 power -1, that will be equal to 3/16। and next में आपके पास 0.100 with the base 2 multiply by 2 power -1, that will be equal to 1/4। The next में 0.101 with the base 2 multiply by 2 power -1, this will be 5/16। and next में 0.110 with the base 2 multiply by 2 power -1, this will be equal to 3/8। and finally
0.111 with the base 2 multiplied by 2 power minus 1 should be equal to 7/16. ठीक है। अब ये आपने पॉसिबल आउटकम जिसकी लिख ली हैं, जो बाइनरी से आपने डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम जिसमें। अब आपने टोटल जो आउटकम्स थी वो आपके पास 24 कम्बिनेशंस बने थे, मीन पॉसिबल जो आपके पास आउटकम्स आ सकती हैं। लेकिन ये पॉसिबल आउटकम्स आपके पास, इन पॉसिबल आउटकम्स में जो आपके पास टोटल आउटकम्स 24 थी, इनमें आपको डुप्लीकेट भी नजर आएंगी, या डुप्लीकेशन भी होगी बहुत सारे टर्म्स के अंदर। और जैसा कि अगर आप इसमें गौर से अगर आप देखें तो आपके पास अगर हम डुप्लीकेशन देखें तो ये जैसे 0 है, ये आपके पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक। इसको अगर 1 टाइम नोट करें तो वो 1 टाइम नोट करना इनफ होगा। इसके बाद अगर आप जैसे 1/4 है, ये भी डुप्लीकेट हो रहा है, 1/4 1/4, ये 2 टाइम्स आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर इसमें 1/8 को देख लें, 1/8 और ये 1/8 सर 1/4 3 टाइम्स डुप्लीकेट नहीं हो रहा है सर? आखिरी वाली रो में भी, कॉलम में भी है। जी सॉरी, ये भी आपके पास, ठीक। 1/8 देखें, 1/8 2 टाइम्स आ रहा है आपके पास, ठीक, डुप्लीकेट में 2 टाइम्स। और 3/8 को चेक कर लें, 3/8 भी आपके पास 2 टाइम्स है, जैसे यहाँ पे है 3/8 और एक 3/8 आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक। 1/2 को देख लें, 1/2 की भी 1 डुप्लीकेट आपके पास अवेलेबल है, ये और ये डुप्लीकेट। फिर 5/8 को देख लें, 5/8 में आई थिंक 5/8 की कोई डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, राइट, इन दोनों में 5/8 नहीं है। 3/4 को चेक कर लें, 3/4 की भी डुप्लीकेट आपके पास एग्जिस्ट करता है ये। और फाइनली जो 7/8 है, इसकी डुप्लीकेशन आपके पास कहीं पे नहीं है, ये 7/4 है, ये आपके पास 7/16 है, ठीक। तो इन डुप्लीकेट्स में से अगर आप इन डुप्लीकेट्स को इसमें से ओमिट कर दें तो आपके पास जो ओरिजिनल या पॉसिबल आउटकम जिनको वो स्टोर करेगा, वो आपके पास 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 16 आउटकम्स जो डुप्लीकेट नहीं होंगी, बल्कि ये ओरिजिनल आपके पास एक किस्म की होंगी। इसमें डुप्लीकेट वाली जो है उनको ओमिट कर दिया जाता है, सिर्फ जो ओरिजिनल है उनको सेव किया जाता है। जैसे इसमें 16 आउटकम्स बनती हैं, जैसे ये 0 वाले 3 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स 0 को आप छोड़ दें, ठीक है। 1/4 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स इसको भी छोड़ दें, सही। और फिर 1/8 को चेक कर लें, वो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम कंसीडर करें। 3/8 है, वो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम कंसीडर करेंगे। 1/2 आपके पास 2 टाइम्स है तो इसको भी 1 टाइम कंसीडर करेंगे। और 3/4 अगर आपके पास 2 टाइम्स है तो इसको भी 1 टाइम कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से जो डुप्लीकेट हो रही होती है उनको हम कमेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम जिसकी आ जाती है 16। ये क्लियर हो गया इसमें? सर जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास 0.b1 b2 b3 into 2 पावर k जो हमारे पास गिवन था, उसमें बेसिकली हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि विद इन द गिवन सेट हम कितनी पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। जी, पॉसिबल आउटकम्स, बिल्कुल राइट सर। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 24 आ गई ना, उसमें हमने डुप्लीकेट का जिक्र नहीं किया था। अभी ये जो डुप्लीकेट का मैं इसके कह रहा हूँ कि हम जो हमें जो कह रहे हैं कि जिसमें वो आउटकम जिनमें डुप्लीकेट नहीं आ रहे, वो आपके पास 16 आउटकम्स हैं। ओरिजिनली आपके पास 24 ही पॉसिबल बने हैं, ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट जो वो 16 आपके पास आ रहे हैं। अब इसमें देखें, इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें बताना है। अब देखिए, बिट सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बिट की क्या हो सकती है? सबसे लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन, इन सब में सबसे लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या हो सकता है? सर 1/2 लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, हाँ 1/2 सर, जो हमारे पास आ रहा था 0.0। देखिए, जो आपके पास लार्जेस्ट, इनमें सबसे लार्जेस्ट आउटकम्स आप चेक नहीं है, हाँ लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप इसमें देखिए, आपके पास लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी आ सकती है? 7/4 जी, 7/4 वो सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि उसमें बिट
तीनों आपके पास मैक्सिमम है, 1 1 1 1 और 2 की पावर 1, ये आपके पास उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हो सकता है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आपके पास जो होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वो है 7/4, जो कि पॉइंट्स में 1.75 बनता है आई थिंक, ठीक है 1.75। अच्छा, ये जो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ये सारे के सारे हमने उस वक्त बनाए हैं जब हमारे पास x को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, ठीक है, x को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। अब अगर हम x को जो आपके पास नेगेटिव अगर कंसीडर कर लें, माइनस कंसीडर कर लें, माइनस वाला नंबर कंसीडर करें, x को अगर ये कंसीडर किया जाए -0.b1 b2 b3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर प्लस माइनस k। अब इसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं और इसके डिस्टिंक्ट आउटकम्स आपके पास कितनी होंगी? पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? एनी गेस? सर उतनी 24 होनी चाहिए सर नेगेटिव की केस में। 24 सर, क्यों होनी चाहिए? 23। हाँ, अगर 0 इंक्लूड करेंगे तो 24 होंगी और 0 नहीं इंक्लूड करते 23 होंगी। 16 टोटल 21 आपके पास आएंगी, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि हम इसमें 0 तो नहीं लेंगे ना, जब हम 0 नहीं लेंगे तो ये वाली जो तीनों आउटकम्स ऊपर वाली फर्स्ट रो वाली आउटकम्स है, ये तो निकल जाएंगी ना, जब हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पॉजिटिव होता है। 0 पॉजिटिव, 0 बेसिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसको टिल्ट 0 को पॉजिटिव की तरफ ही किया जाता है। 0 नेगेटिव की तरफ टिल्ट नहीं करवाया जाता, पॉजिटिव की तरफ ही टिल्ट करवाया जाता है। आपके पास पॉसिबल आउटकम्स 21 है। अब आपके पास जो ओरिजिनल आउटकम्स होंगी, मीन डुप्लीकेट फ्री जो आउटकम्स होंगी, वो कितनी होंगी? डुप्लीकेट जो ओरिजिनल आउटकम्स होंगी, ये तो वो आउटकम है जिनमें डुप्लीकेशन भी है, लेकिन ओरिजिनल आउटकम्स 8 कितनी होंगी? होंगी। 8 15 सर 15 8 होंगी। 15, क्योंकि आपने डुप्लीकेट की आउटकम्स में से भी 0 को उड़ाना है बस, बाकी आपके पास वो सेम आएंगे, सिर्फ इनके साथ साइन माइनस 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 सबके साथ साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट में से भी 6, क्योंकि 0 निकल गया उसमें से, तो सिर्फ 15 आ जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो आउटकम्स आ जाती हैं, टोटल आउटकम्स जिनको आप डुप्लीकेट फ्री, जिनको आप आउटकम्स कहें या ओरिजिनल आप कह लें, वो पॉजिटिव वाली साइड से 16 और प्लस नेगेटिव वाली साइड से 15, तो टोटल आपके पास 31 पॉसिबल, उसकी जो 31 डिस्टिंक्ट नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। 31 डिस्टिंक्ट नंबर्स आएंगे, 31 डिस्टिंक्ट नंबर्स, इस ये जो हमने सिनेरियो कंसीडर किया इसके लिए, ठीक है। अब ये जो 31 डिस्टिंक्ट नंबर्स आए हैं, इनको जब हम मशीन के अंदर स्टोर करेंगे, मशीन फॉर एग्जांपल आप लेट सपोज करें कंप्यूटर के अंदर अगर आप स्टोर करेंगे, देन दीज आर कॉल्ड मशीन नंबर, दीज आर कॉल्ड मशीन नंबर। ये आपके पास मशीन नंबर कहलाएंगे, जो मीन फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर के अंदर प्लस में कोई नंबर 5/4 है, ये फ्रैक्शन है, इसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर उसको इस फॉर्म में स्टोर करेगा और ये इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। 5/4, अगर 3/2 अगर आप कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर उसको इस फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। अगर 3/8 है तो उसको इस फॉर्म में स्टोर करेगा। तो इसी तरह मीन डिफरेंट नंबर्स को वो डिफरेंट तरीके से वो स्टोर करेगा। तो वो नंबर जिनको हम मशीन के अंदर सेव करते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड द मशीन नंबर्स, वो हमारे पास मशीन नंबर कहलाते हैं। क्लियर? सर ये दोबारा क्लियर करें, इसमें आपने टोटल आउटकम ओनली ये ओरिजिनल आउटकम का क्या मतलब है? प्रीवियस केस में हमने ओरिजिनल 24 ही लिए थे, मतलब जो टोटल पॉसिबल आउटकम आ रहे थे उनको ही हमने कंसीडर किया था ओरिजिनल आउटकम आ रहे थे। अब इस केस में डिफरेंट आ रहे हैं।
सर ये 15 और 16 का एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर दें, रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, उनकी आवाज यार, वो आप में से पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उनकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत थी, तो मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन मैं इसको एक दफा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हमने ये एक पॉसिबल सर सेगमेंट। उसका मुझे समझ आ गया वो क्या कह रहा है। जी जी बताइए। सर वो कह रहा था कि ऊपर आपने फॉर्मूले से ना टोटल 24 निकाले थे, जी तो जी। नीचे 31 कैसे आ गया दोबारा। अच्छा, मैं वो कह वही रहा है ओरिजिनली टॉप पे जो आपने वो 2 into 2 मल्टीप्लाई करके ना, वो जो आपने बिल्कुल शुरू पे किया था एग्जांपल के, वो 24 है और आखिर में 31 आ गया टोटल। जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हमने 24 आउटकम्स बनाई थी, ये पॉसिबल आउटकम्स हमने दोनों के लिए प्लस माइनस दोनों के लिए बनाई हैं। प्लस माइनस दोनों के लिए बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों के लिए हमने एक्सपेक्टेड आउटकम इसलिए 24 बनाई है कि मीन अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तब भी 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर हम x को माइनस नंबर लेंगे तब भी 24 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्यों बनेंगे? B1 की पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, B2 की भी 2 है, B3 की भी 2 है। सिर्फ एक्सपोनेंट ऐसा है कि जिसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 हो सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये जो 24 कॉम्बिनेशन बने हैं, ये आप x को जब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तब भी बनेंगे, और जब आप x को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तब भी बनेंगे। मीन ये हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है बाय कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये मेंटीसा, और ये मेंटीसा आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, यानी सर टोटल 48 बनेंगे एक्सपेक्टेड में। टोटल 48 बनेगी। टोटल आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के 24 प्लस 24, ये आपके पास बनेगी टोटल 48। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज है, अगर हम नेगेटिव में से जीरो को निकाल दें, जीरो को ओमिट कर दें, जीरो को हम कंसीडर नहीं करें, मीन हम ये वाली जो फर्स्ट बिट को 0000 ना कंसीडर करें, तो उस केस में ये हमारे पास क्या बन जाती है? 21 बन जाती है। मीन अगर आप जीरो को कंसीडर ना करें ना, ठीक है, या अगर आप जीरो के साथ भी लिखें, क्योंकि जीरो तो एक्सपोनेंट में तो इंक्लूडेड रहेगा, सिर्फ जीरो इसमें से एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन कम होगा ना, तो वो 24, अगर आप इसको फिलहाल 24 ही समझ लें तो वो भी ज्यादा बेटर है। 24 प्लस 24 48 आ जाएंगे। अब हमने ये 16 कैसे बनाई है? ये 16 हमारे पास वो नंबर आया है जब हमने इन 24 में से डुप्लीकेट्स को बाहर किया है। आप अगर देखो डुप्लीकेट्स कैसे बाहर हुए, जैसे जीरो आपके पास 3 टाइम्स आ रहा था, तो जीरो को आप 1 टाइम्स कंसीडर करें ना, तो इसको -2 एक दफा कर लें, मतलब जीरो को हमने -2 उसमें से करना है 24 में से, ठीक है, टोटल जो 24 है। फिर 1/8 आपके पास कितने टाइम्स आ रहा था? 2 टाइम्स है ना, तो इसको -1 इसका भी लिख लें। फिर 1/4 आपके पास 3 टाइम्स है, इसको -2 लिख लें, ठीक है। फिर 1/2 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, इसको भी -1 लिख लें। इसके बाद 3/4 है, 3/4 को आप देखें 1 और 2 टाइम्स आपके पास आ रहा है, ठीक है, 3/4 जो है, तो इसको भी -1 कर लें। अब आप इन टोटल इनको सम करें, 2 2 4 और 3 7, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बचने चाहिए बाकी? इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है 3/4 के अलावा? इसको चेक कर लें। 1/8 और 1/8 ये आपके पास -1 जीरो से, सॉरी, -2, और 1/4 से ये 1/4 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो -2 किया। 1/8 आपके पास 1 टाइम्स और 1 टाइम्स -1 किया, तो 24 में से 7 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है आपके पास? एक कोई में मिसिंग है इसको चेक, 17। जी एक कोई मिसिंग है, इसको चेक कर लें कि कहाँ पे मिसिंग है। कोई तो 3 टाइम्स तो नहीं आ रहा है इसमें। इसको एक मिनट देख लें जरा। सर 1/4 3 टाइम्स है।
जी 1/4 3 टाइम्स है ना। पहले देखें आपने, सबसे पहले 0 में -2 होगा, 0 से तो -2 निकला। 1/8 को चेक कर ले, 1/8 1 टाइम्स और 2 टाइम्स है, -1 इससे आ गया। (1/8 से आपके पास -1 आ गया, 1/4 से भी आपके पास -2 आ गया, 1/2 से आपके पास 3/8 से देखें, 3/8 से 1 और 2 ये -1 आ गया, और फिर 3/4 आपके पास 2 टाइम्स है, -1 हो गया। 5/8 को चेक कर लेंगे, कहीं 5/8 के 5/4 तो अपीयर नहीं होता कहीं पे। मैंने इसमें से कॉम्बिनेशंस में से शायद कुछ मिसिंग कर दिया हो। एक मिनट मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये आपके पास 0 0 एंड 0, ये 1/8 1/4 3/8 1/2 3/8 1/2 then 5/8 3/4 7/8 okay, 0 7/4 2/4. एंड इसको मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँगा पॉसिबल कम्बिनेशंस को, लेकिन ये इस यहाँ से बनते ही है कि 16 आउटकम्स आती हैं। इनको 16 आउटकम्स को आप ऐसे समझ लें कि जो डुप्लीकेट आ रही हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करवा देना 24 में से। तो पॉजिटिव के केस में 16 आउटकम्स हो जाती हैं, और 15 के इसमें जो आपके पास अगर नेगेटिव नंबर वाला केस है तो उस केस में आपके पास क्योंकि 0 वाला कंसीडर नहीं होगा तो आपके पास ओरिजिनल आउटकम्स 15 आएंगी। और टोटल ये पॉजिटिव नंबर से आउटकम्स प्लस जो आपके पास नेगेटिव नंबर से आउटकम्स है, ये टोटल आपके पास आ जाएंगी 31 इसमें आ जाएंगी। ठीक है, 31 डिस्टिंक्ट नंबर्स आपके पास इस तरह से बन जाएंगे, और दीज आर कॉल्ड द मशीन नंबर्स। अब इसमें देखिए, जब अगर आप लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर अगर आपके पास 7/4 है जो कि 1.75 बनता है, तो आपके पास स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेगेटिव सर आपने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया अभी तक कि 15 + 16 आपने क्यों किया? लास्ट केस में पॉजिटिव वाले केस में तो हमने इस तरह नहीं किया। लास्ट तक ये हमने क्यों किया? आपको क्वेश्चन यस सर, ये हमने 15 + 16 क्यों किया? ये जो 15 वाली आउटकम्स आई है, ये मैंने आपको बताया कि जब हमने x को नेगेटिव नंबर कंसीडर करेंगे,
माइनस वाला नंबर कंसीडर करेंगे तो ये आउटकम्स तब आएंगे आपके पास ना, सर जब माइनस में नंबर। सर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के डिस्टिंक्ट नंबर हैं जी, ये टोटल डिस्टिंक्ट नंबर आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के, ये टोटल डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस पॉसिबल सेट के लिए। ये जो हमने ऊपर प्रॉब्लम में पॉसिबल सेट लिया है ये वाला, इसके जो पॉसिबल डिस्टिंक्ट आउटकम्स आएगी वो आपके पास टोटल 31 होंगी। अब इसमें देखिए, आप लोगों ने रियल लाइन देखी है, रियल लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि ये आपके पास रियल लाइन है, इस रियल लाइन के सेंटर में 0। अब हमने इस नंबर के रिस्पेक्ट से देखना है तो हमारे पास पॉजिटिव साइड से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर आया वो हमारे पास है 7/4 वाला, जो कि इक्वल टू 1.75 है। तो नेगेटिव नंबर से क्या आएगा, जो रेंज आएगी लास्ट पे नेगेटिव पे, नेगेटिव वाली साइड पे कौन सा नंबर आएगा? -1.75 -1.75 या -7/4 विच इज इक्वल टू -1.75। ठीक है, ये हमारे पास दोनों साइड से मीन ये नेगेटिव साइड से नंबर, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड से नंबर। अब एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। ओवरफ्लो, जैसे फॉर एग्जांपल डैम है, डैम की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है स्टोरेज की, जब वो उससे अबव हो जाए स्टोरेज लेवल से तो आपके पास फ्लो आउटकम हो जाता है, मीन बाहर की तरफ फ्लो निकलने लग पड़ता है। तो ओवरफ्लो जो मशीन के अंदर, जो मशीन अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आपके पास मशीन है, उस मशीन में आपने सेट कर दिया कि ये नंबर सेव करेगी -1.75 से लेके +1.75 के दरमियान नंबर सेव करेगी। आपने उसको मीन समझे कि उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपने उसमें डिफाइन कर दी। अब अगर आपके पास कोई नंबर, आपके पास एनी नंबर, अगर आप उस मशीन के अंदर कोई नंबर ऐसा स्टोर कर रहे हैं, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 7/4 या 1.75, greater than 1.75 and smaller than -1.75, this situation is called overflow। ये जो सिचुएशन होती है इसको ओवरफ्लो कहा जाता है। मशीन में, मशीन की टर्म में इसको ओवरफ्लो कहते हैं। अगर मशीन को ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़े तो वो उस नंबर को ट्रीट करती है एज एन इंफिनिटी, देन आउटकम फ्रॉम दैट मशीन बिकम्स इंफिनिटी। सर इस केस का क्या मतलब है सर कि आउटकम इंफिनिटी सर अप्रोच कर जाती है? जी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास एक मशीन है, उसके अंदर आपने एक सेट क्राइटेरिया कर दिया कि इसमें नंबर सेव होंगे 1.75 से लेके -1.75 से लेके 1.75 के दरमियान। मीन आप ये समझ लें कि ये आपके पास एक आपने क्लोज्ड इंटरवल बना दिया, सॉरी -1.75 से +1.75 के दरमियान आपने क्लोज्ड इंटरवल बना दिया। अब अगर मशीन को आप कोई कंप्यूटेशन अगर लेट सपोज करें को परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ आपको प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो 1.75 से बड़ा होगा, 1.75 से लेट्स से 1.8 आ जाए आपकी मीन रिजल्ट में, रिजल्ट आप जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उसमें 1.8 आ जाए, तो मशीन आपको आउटकम 1.8 की बजाय इन्फिनिटी देगी। इन्फिनिटी कैसे देती है? वो NaN लिखा आ जाता है, नॉट अ नंबर, NaN। ठीक है, समटाइम्स अगर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी से बड़ा अगर नंबर आ जाए। इसी तरह अगर -1.75 से बड़ा नंबर हो जाए, जैसे बड़ा नंबर सॉरी -1.75 से स्मॉलर नंबर हो जाए, -1.75 से स्मॉलर नंबर लेट सपोज करें
-1.80 हो जाता है, तो उस केस में भी मशीन इसको ट्रीट करेगी एज एन इंफिनिटी और n आपके पास रिजल्ट आएगा, नॉट अ नंबर। ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने लैपटॉप्स जब आप बाय करते हैं तो आपने देखा होगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही है ना? जब ये हमारे पास करंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, या तो वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर ये NAN का क्या मतलब? नॉट अ नंबर, NAN। दोबारा बताएं सर, आवाज क्लियर नहीं है। NAN का मतलब है नॉट अ नंबर। ये आपके पास सिचुएशन दो तरह से फेस हो सकती है। एक तो जो नंबर आप स्टोर कर रहे हैं वो नंबर उसकी कैपेसिटी से बड़ा नंबर है, तब वो उसको इन्फिनिटी के तौर पे ट्रीट कर रहा है। या आपके पास कंप्यूटेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, उस कंप्यूटेशन के परफॉर्म के दरमियान कहीं पे कोई वैल्यू, सम नॉन जीरो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है जीरो से, तो अब कंप्यूटर इसको इन्फिनिटी लिखने की बजाय NAN दे देता है, नॉट अ नंबर। तो उससे बंदे को समझ आ जाती है कि ये इन्फिनिटी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये आपके पास होता है ओवरफ्लो। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि जैसे लैपटॉप है, इनका आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल प्रिसीजन कहते हैं, जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको हम डबल प्रिसीजन कहते हैं। ये सिंगल और डबल की जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज है, कि मीन वो कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं। 32 बिट में स्मॉलर नंबर स्टोर होते हैं, जो 64 बिट है उसमें आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नंबर ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करने और ज्यादा छोटा नंबर स्टोर करने, ये इसमें डिफरेंस होता है। तो ये इसी से ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। अब जो आपके पास नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट है ओवरफ्लो का, उसके बाद इसके साथ मिलता हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है अंडरफ्लो का। अंडरफ्लो अंडरफ्लो के केस में भी देखिए, आपको यहां से देखना पड़ेगी आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या आ जाती है। पॉजिटिव के केस में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, जीरो को आप छोड़ दें, जीरो को आप इंक्लूड ना करें, जीरो के अलावा बाकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी आ जाती है? 0.1 1/16 1/16 is the smallest one. 1/16, 1/16 आपके पास सबसे 0.0001 जी 1/16 जो आपके पास है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए, अगर पॉजिटिव साइड पे ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास, मैंने कहा जीरो को आप छोड़ दें, जीरो को ना कंसीडर करें, 1/16 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन तमाम पॉसिबल आउटकम्स में से पॉजिटिव वाली साइड पे। तो सिमिलरली यहां से वैल्यू -1/16 होगी। अच्छा, आउटफ्लो के केस में आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बाय की तरफ कहीं नंबर जा रहा है। ठीक है, आउटफ्लो ये इस तरह से। जब आप अंडरफ्लो की बात करते हैं तो अंडरफ्लो के केस में ये होता है कि अंडरफ्लो के केस भी आपके पास सिमिलर इसी से ओवरफ्लो से मिलता जुलता है, कि आपने एक स्पेसिफिक रेंज सेट कर ली है -1/16 और +1/16। मीन इससे छोटा नंबर, अगर 1/16 से छोटा नंबर आएगा, यहां से इस डायरेक्शन में छोटा नंबर आएगा, या -1/16 से बड़ा नंबर आएगा, मीन a number which is greater than a number which is smaller than, हम लिखेंगे a number which is smaller than 1/16, 1/16 से smaller and greater than -1/16, this situation is called underflow। ये आपके पास अंडरफ्लो वाली सिचुएशन है। ठीक है, अंडरफ्लो के केस में अगर आपके पास वो नंबर 1/16 से छोटा आ जाए या -1/16 से बड़ा आ जाए, तो मशीन उसको स्टोर करेगी एज जीरो। मशीन स्टोर दैट नंबर एज जीरो। ये समझिए।
अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट। यस सर। तो इसी तरह से देखिए, एक चीज आपको मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, इसके बारे में जरा आप मुझे बताएं कि आपके पास ये थी, हमने इसमें देखिए ये मैंने फ्लोटिंग पॉइंट का केस डिस्कस किया, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट का केस डिस्कस नहीं किया, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट का। अब अगर सपोज करें कि मैंने x को कंसीडर कर लिया, इसके बारे में जरा थिंक करें थोड़ा सा, x को कंसीडर करें प्लस माइनस 0.1 b1 b2 एंड इसको आप सॉरी b2 एंड b3 ले लें और बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर प्लस माइनस k, ठीक है। और बाकी आपके पास वही सिचुएशन है कि b2 और b3 ये दोनों बिलोंग करते हैं इस सेट के साथ 0 एंड 1 के साथ, ठीक है। अब आप देखो, अब ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें हमने b1 को फिक्स कर दिया है, ये वाली सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? हाँ, ये सिचुएशन कौन सी होगी? सर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट वाली सिचुएशन। जब आपने नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट वाली सिचुएशन ले ली तो अब पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेगी? पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स अब क्या आएंगे? सर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से डिवाइडेड बाय 2 हो जाना चाहिए सर मेरे ख्याल से। तो डिवाइडेड बाय 2, तो ऑब्वियसली ये आपके पास 12 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। सर इस फॉर्मूले से तो जवाब वैसे भी गलत आता है। कैसे? सर वो जो आपने पीछे उससे 48 कॉम्बिनेशन बन रहे थे और जब हमने टेबल बनाया तो उससे हमारे पास 31 बन रहे थे। वो नहीं, हमारे पास एक्चुअली मैंने आपको बताया बनते एक्चुअली टोटल उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो डुप्लीकेट वाले हैं ना उनको हमने निकाल दिया था ना। तो जब आपने पॉजिटिव साइड से डुप्लीकेट्स को निकाला तो वो 16 थे, सॉरी 8 थे, और जो नेगेटिव साइड से जब आपने डुप्लीकेट्स को निकाला तो वो आपके पास 7 थे। ठीक है सर। सर मतलब कि आप अगर पेपर में हमसे कॉम्बिनेशन पूछते हैं तो हमें वो टेबल तो बनाना पड़ेगा ना? जी टेबल तो बनाना पड़ेगा ये तो देखिए, इसमें टाइम की वजह से मैंने इसमें नेगेटिव वाले नहीं लिखे हैं, वरना आप इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह डाल के सिर्फ ऊपर वाली ये लाइन छोड़ दें और सबके साथ माइनस 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 कंसीडर कर लें सबके साथ, ठीक है, और फिर इनको काउंट, तो आपके पास डुप्लीकेट निकाल के पॉसिबल आउटकम यही आएंगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर ना आए तो फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने इसको सही आपको बताया इसको। सर ये जो अभी आपने सर सारा का सारा जो पीडीएफ पे लिखा है सर, अगर ये आप काइंडली सेव एज करके सर हमारे साथ शेयर कर दें तो क्या हम भी सर इसको देख सकें, क्योंकि वरना फिर हमें सारा का सारा कल मैंने अपलोड किया है ये, आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 2 हुआ था वो कल मैंने आपके उस पे टीम पे अपलोड किया फाइल बना के, लेकिन आज मैंने जाके देखा वो वहाँ पे था ही। ये सर वो सर वहाँ आप पे एलएमएस पे शेयर कर सर। हाँ आप एलएमएस पे शेयर करें ये सारे। सर आप टीम से दोबारा टैग करते हैं सर, हो सकता है कोई अपना उसका इंटरनल इशू चल रहा हो उस वक्त। सही, मैं उस पे टीम पे दोबारा अपलोड कर देता हूँ, ये भी लेक्चर फिनिश हो ना फिर उसके बाद दोबारा कर देता हूँ। राइट सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए आपके पास जब हम दोबारा क्लियर करें सर, ये जो आपने नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, देखिए नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास सिर्फ ये है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.b1 b2 b3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर प्लस माइनस k, अगर इस तरह से आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है तो ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। फ्लोटिंग पॉइंट मोस्टली बुक्स में यही चीज यूज की जा रही है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अगर इसी रिप्रेजेंटेशन में आपको इस पे b1 पे याद रखें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, इसमें अगर हम 0 प्लस माइनस 0.b1 b2 b3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर प्लस माइनस k
और साथ हम ये कंडीशन इंपोज कर दें कि b1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या होगा कि b1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बिट्स जो हैं बाइनरी सिस्टम में, बिट जो आपके पास bi है उसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर वो 0 होगा या 1 होगा। अगर वो 0 नहीं है तो अल्टीमेटली वो 1 होगा। हम लिखते हैं जिसमें हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, इसको आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह लें, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको अगर हम फिक्स कर दें इक्वल टू 1, तो ये फॉर्म जो हमारे पास बनती है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? सर किसी सर और ये बिट को भी फिक्स कर सकते हैं? सर ये तो समझ जाएगी, लेकिन आपने 12 किससे निकाले ये बताइए। क्या किस तरह लिखो? सर कह रहे हैं आपने 12 जो निकाला है, पॉसिबल आउटकम्स, वो किस तरह निकाला है? अच्छा, वो कैसे निकालना है? देखिए आपके पास b2 के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, मल्टीप्लाई बाय b3 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज है, जबकि k एक्सपोनेंट क्योंकि प्लस माइनस है, मीन k के लिए पॉसिबिलिटी 0, 1 और -1 है, 3 पॉसिबिलिटीज है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल आउटकम्स 12 आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखिए, अगर आपने स्टोरिंग अ नंबर इन कंप्यूटर मेमोरी, हम किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में जो नंबर स्टोर करते हैं उसका आपके पास प्रोटोकॉल क्या है? स्टोरिंग अ नंबर इन कंप्यूटर मेमोरी, अब इससे आप लोगों ने IEEE का नाम सुना होगा, IEEE। यस सर। सर हमारी क्लास के कुछ लड़के उसके मेंबर भी हैं। उसकी, अच्छा, उसके मेंबर भी। गुड। IEEE आपके पास बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, राइट? ये इसी के लिए स्टैंड करते हैं ना? यस यस सर। सर। अच्छा, ये आपके पास Yes, sir. बेसिकली क्या है? अच्छा, बेसिकली इसमें ये आपके पास एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, जिसने सबसे पहले बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोटोकॉल पब्लिश किया था। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए या पॉइंट नंबर्स के लिए, इन जिसको 754 का प्रोटोकॉल कहा जाता है, 754 और 1985, ये उसका ईयर है जिसमें ये पब्लिश किया गया था, और 754 उसका प्रोटोकॉल का उन्होंने समझे कि उसको नाम दिया। ठीक है, और लेटर ऑन ये अपडेट किया गया 2008 में। ठीक, और दुनिया में हर जगह यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कंप्यूटर्स के लिए। सही, इन्होंने पब्लिश किया था बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक स्टैंडर्ड जो उसमें सेव किया था। अब इसमें आपके पास देखिए, जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर सेव की जाती है, मेमोरी मीन कोई भी नंबर अगर आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, मेमोरी या इसका क्या मतलब है? दोबारा बताइए सर, आवाज नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है? सर आपने ये जो देखा है IEEE जो आपने देखा है, इसके बाद समझ नहीं आई सही। देखिए, IEEE जो है, ये आपके पास एक IEEE मुखफ़फ़ है कि ये आपके पास IEEE आपके पास बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। ये एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जिसने
बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मीन कंप्यूटर के अंदर आपने नंबर्स कैसे सेव करने हैं, ये उन्होंने इसका एक पूरा अर्थमेटिक पब्लिश किया था, जिसको 754 जिस वक्त उन्होंने पब्लिश किया उसको 754 का उस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया, और जिस ईयर में पब्लिश किया गया वो आपके पास है 1985। मीन इन्होंने एक प्रोटोकॉल सेट किया और लेटर ऑन उसको अपडेट किया गया था, अपडेटेड इन 2008 में ये अपडेट किया गया। अब इसमें देखें कि मेमोरी इन कंप्यूटर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ये आप लोगों को पता होगा, मेमोरी इन कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इन बाइट्स। ठीक है, बाइट्स में आपके पास जो बाइट्स आगे फिर मेगाबाइट्स में, और मेगाबाइट्स आगे आपके पास एमबीज में, और फिर इस तरह गीगाबाइट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो पढ़िए ना आप लोगों ने, मीन बाइट्स से फिर मेगाबाइट्स और फिर गीगाबाइट्स और फिर टेराबाइट्स में चली जाती है। हाँ थोड़ा पड़ा हुआ सर जी। जी। तो ये बाइट्स में मतलब सेव होती है, उसकी मेमोरी आपके कंप्यूटर की ऑर्गेनाइज जो मेमोरी होती है वो बाइट्स में ऑर्गेनाइज की जाती है। और ईच जो बाइट होता है, मीन ईच बाइट, उस ईच बाइट जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होता है इज 8 बाइट्स। अगर आप 8 बिट्स यूज करें तो वो एक बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 बाइट को। ठीक है, अगर आप 8 बिट यूज करें तो वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मीन आप कह सकते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगर फॉर एग्जांपल 32 बिट्स हैं तो 32 बिट्स के केस में आपके पास ये इक्वल टू आएगा 4 बाइट्स, राइट। और अगर 64 बिट्स हैं तो उस केस में ये आपके पास टोटल 8 बाइट बनेगा। मीन 8 बाइट्स में एक वर्ड वो सेव होता है, 8 बाइट्स में। अब आपके पास कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर सकते हैं नंबर्स, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 2 किस्म की मीन कंप्यूटर कैलकुलेशन। बेसिकली कंप्यूटर्स जो हैं वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर्स कैन डू अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशंस इन 2 वेज। अभी जो रिसेंटली मीन आप कह लें कि जो हमारे पास एप्लीकेबल है इन 2 वेज है, उसमें एक आपके पास है 32 बिट। आप लोग अपने अपने कंप्यूटर का चेक कर सकते हैं कि ये 32 बिट है या 64 बिट है, जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज में जाके। 32 बिट के केस में हम इसको सिंगल प्रिसीजन कहते हैं, सिंगल प्रिसीजन। और 64 बिट के केस में हम इसको डबल प्रिसीजन का नाम देते हैं। और ये जो दोनों चीजें हैं ये डिफरेंट, एक्चुअली डिफरेंस इसमें कहाँ से आता है? ये डिफरेंस जस्ट और जस्ट आपके पास उसकी स्टोरेज है, स्टोरेज मेमोरी है, नंबर्स को स्टोर करने की मेमोरी है। मीन 64 बिट आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप इसमें ज्यादा बड़ा नंबर सेव कर सकते हैं बजाय एज कंपेयर टू 32 बिट्स में। अब इसमें देखें हम सिंगल प्रिसीजन या 32 बिट में जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको कंप्यूटर कैसे सेव करता है वो देख लें। सिंगल बिट, सिंगल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें सिंगल प्रिसीजन में हम 32 बिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हमने कोई नंबर है, लेट सपोज करें कि हमारे पास एक नंबर है, बाइनरी फॉर्म में एक नंबर है जो कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 0.b1 b2 b3 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 पावर ऑफ e। ये एक आपके पास बाइनरी रियल नंबर है, बाइनरी रियल नंबर। इसको आपने स्टोर करना है अपने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसमें याद रखें आपके पास 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस नंबर को देखें, एक चीज जो सबसे पहले जो आपने कंसीडर करनी है वो तो इस नंबर का साइन कंसीडर करना है।
साइन मीन वो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जिस पे आपको देखना होगा। दूसरे नंबर पे इसका आपने मेंटीसा देखना है, मेंटीसा, जो कि 0.B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। और थर्ड नंबर पे आपने इसका एक्सपोनेंट देखना है। इस केस में एक्सपोनेंट आपके पास ई है, ई एक्सपोनेंट आपने देखना है। जब हम किसी भी नंबर को कंप्यूटर में 32 बिट में जब हम सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसके लिए ये जनरल फार्मूला यूज करता है, 1 माइनस 2s मल्टीप्लाई बाय 2 पावर c माइनस 127 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m। m स्टैंड्स फॉर द मेंटीसा है। मीन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कोई नंबर सेव करेंगे तो वो नंबर इस फॉर्म में सेव होगा। इसमें मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूं। एस आपके पास यहाँ पे स्टैंड कर रहा है साइन के लिए। साइन, आप अगर आपके नंबर का साइन पॉजिटिव है तो कंप्यूटर उसके लिए 0 बिट यूज करेगा, 0 बिट। अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो कंप्यूटर उसके लिए साइन 1, उस नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूज करेगा, 1। और मीन 1 बिट आपने साइन के लिए यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सी है, ये जो हमने सी लिखा है, सी इज बेसिकली द एक्सपोनेंट। और एम जो है ये आपके पास मेंटीसा है। हमने इसको 1 प्लस एम क्यों लिखा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर ऑन, जब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा। ये तो अब नेक्स्ट क्लास में होगी 12 लबी, इसको सिर्फ इस हद तक आप लोग देख लें, फिर इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। c माइनस 127 ये आपके पास एक 22 एक्सपोनेंट है, 22 एक्सपोनेंट, ठीक है, 22। अच्छा, इसमें देखिए साइन के लिए आपने 1 बिट यूज किया, फॉर द साइन यू हैव यूज्ड 1 बिट। एक्सपोनेंट c को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मैक्सिमम इसमें 8 बिट्स यूज कर सकते हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेंटीसा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मैक्सिमम 23 बिट्स यूज कर सकते हैं। इनको अगर आप सम अप कर लें 1 प्लस 8 प्लस 23 तो ये आपके पास 32 बिट बन जाते हैं, 32 बिट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टोरेज कैसे होती है देखें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसमें बेसिकली कंप्यूटर इसको स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम उसके लिए कितने यूज कर सकते हैं बिट्स एक्सपोनेंट के लिए? एक्सपोनेंट में मैक्सिमम आप 8 बिट्स यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 बिट से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। एक्सपोनेंट आपका 8 बिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। मेंटीसा आपका 23 बिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोनेंट 8 बिट से स्मॉलर है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंप्यूटर उसको स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर 8 बिट से वो बड़ा है तो वो सिर्फ 8 बिट तक स्टोर करेगा, बाकी सब को इग्नोर कर देगा। इसी तरह सेम ये प्रॉब्लम मेंटीसा के साथ भी है। मेंटीसा अगर 23 से छोटा है नो प्रॉब्लम, कंप्यूटर उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर 23 बिट से बड़ा मेंटीसा आप सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्यूटर उसको खुद ही चॉप कर देगा, मीन वो 23 तक लेगा, बाकी सारे इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब इसमें आप समझे कि ये आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर स्टोर होता है उस नंबर के लिए क्लास का टाइम ओवर हो गया है और आज तो ब्रेक भी नहीं दी सर जी। या मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मैं अभी सिर्फ इसको फिनिश कर रहा हूँ, ठीक। ओके सर। ओके सर जी, ओके प्लीज सिर्फ 5 मिनट्स। अच्छा, इसमें देखिए नेक्स्ट आपके पास ये इस तरह का 8 बिट्स का खाना है जिसमें वो सारे के सारे एक्सपोनेंट स्टोर होते हैं। और फिर लास्टली यहाँ पर आपके पास 23 बिट्स का मीन आपके पास स्पेस होती है जिसमें आप मेंटीसा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन होती है, मीन ये आपके पास एक्सपोनेंट सी है और ये आपके पास मेंटीसा एम है। और ये जो सी एक्सपोनेंट होता है इसको हम 22 बेसिकली एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको 22 एक्सपोनेंट क्यों कहा जाता है वो मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ। 22 एक्सपोनेंट हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, हम इसमें बिट यूज कर सकते हैं 8 बिट्स, ठीक।
तो बाइस एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला 2 की पावर k -1 है और -1। तो इसमें आपके पास जैसे k आपके पास बिट्स की रिप्रेजेंटेशन है तो 2 पावर 7 -1, तो ये आपके पास आई थिंक 126 आ जाता है। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट में फिर टू बी कंटिन्यू कर देते हैं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको मोर डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। सर ये लास्ट वाली बात बता दें, इंशाल्लाह बाइस सर। एक्सपोनेंट। और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये इसको अभी फिलहाल यहीं पे आप छोड़ दें, इसकी थोड़ी सी डिटेल लंबी है क्योंकि इसमें अभी सर ये स्लाइड्स ना उधर LMS पे अपलोड कीजिएगा, अगर कोई डिलीट कर देता है। यार वो LMS पे मैं कर देता हूँ, LMS पे मैं देखता हूँ आज इसको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे मेरी क्लास शेड्यूल हो जाए ना, आप लोगों की अटेंडेंस भी मार्क करनी है तो फिर मैं कर देता हूँ उसको। ठीक है सर हमें उसकी इनरोलमेंट की भी सर फिर दे दीजिएगा ताकि फिर हम खुद भी इनरोल हो जाए उसमें। ठीक है यार, वो मेरा असल में फर्स्ट टाइम है, मैं चीज़ें एक दफ़ा लर्न कर लूँ